टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम शक्ति। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूजीसी नेट लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि ये मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू वाले क्वेश्चंस जनरली यूजीसी नेट लॉ के पेपर में काफी टाइम पूछे गए हैं। सो तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही सिंपल स्ट्रैटेजी या मेथड है कि जोन सा भी पॉइंट आपको लगता है कि आपको आता है एकदम से, बस आपको वो कोड यहाँ पर चेक करना है। अगर वो क्लैश हो रहा है तो आपको दूसरे पे स्किप कर कर चेक करना है। अब इसको हम समझते हैं थ्रू दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कि मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द आंसर। ठीक है, अब मैंने पहले ये साइड के पढ़ लिए तो मुझे एकदम से ध्यान आ रहा है, हाँ, द राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से कौन सी अमेंडमेंट से हटाया गया था। आई नो दैट दैट इज 44th अमेंडमेंट। तो मैंने यहाँ देखा, अच्छा बी में 44th अमेंडमेंट दिया हुआ है, सो फर्स्ट का बी। अब फर्स्ट का बी दो केसेस में, ए एंड सी में। अब मैं यहाँ पर एकदम से स्किप ये नहीं करूंगी कि चलो यार सेकंड का चेक करती हूँ। पहले मैं ऑप्शन देख लूँ ना, दोनों में ए है सेकंड में, तो सेकंड का देखूँ ना देखूँ तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, टाइम ही वेस्ट होगा क्योंकि मैं ढूंढूंगी कुछ करूंगी। अब मैं स्किप करती हूँ थर्ड पे। थर्ड और फोर्थ का क्या है, वाइस वर्सा है। इसमें सी डी है तो इसमें डी सी है। तो इसमें मैंने देख लिया कि थर्ड, ओके, थर्ड का देखा देखा लग रहा है कि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A कौन सी अमेंडमेंट से आया था। हाँ, मुझे याद आ गया, 86 अमेंडमेंट था, मतलब सी। तो हो गया हमारा बी ए सी। फोर्थ वाले का मुझे देखना ही नहीं है, तो बस मेरे दो देखने से मेरा पता चल गया, और सेकंड वाले पे मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया देखकर, क्योंकि दोनों में ए ही गिवन था। तो राइट आंसर इज ए। अब ये भी देख लीजिएगा कि 86 अमेंडमेंट में और किस चीज में अमेंडमेंट हुई थी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। राइट टू एजुकेशन का कौन सा फेमस केस है वो भी आप देखिएगा, क्लॉज 5 आर्टिकल 15। जो ये आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में जितनी अमेंडमेंट्स हुई थी ना, सारी अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अमेंडमेंट्स भी बहुत सारी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट, right to life under article 21 of the constitution doesn't include right to die। कौन से केस में हेल्ड हुआ था, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ज्ञान कौर, या बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ द अदर। तो राइट आंसर इज ज्ञान कौर। अ क्वेश्चन ऑन लैंडमार्क जजमेंट हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Parliament has power to legislate with respect to a matter in the state list, provided it is in the public interest, national interest, both A and B above, none of the above। The right answer is नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट में होता है तभी पार्लियामेंट के पास पावर आती है कि कोई स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर भी वो लेजिस्लेट कर सके। और कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बोला गया है कि स्टेट्स कैन आल्सो गिव दिस पावर टू पार्लियामेंट, एंड कौन से स्केड्यूल में, किस में, कौन से लिस्ट हैं जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट से डील करती है, और जिसमें मेन मेन सब्जेक्ट्स है जैसे पुलिस, ऐसे वाले सारे सब्जेक्ट्स का आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कौन से लिस्ट में आती है, स्टेट में, यूनियन में, या कंकरेंट में। ओके, नेक्स्ट, match list 1 with the list 2 and select the correct answer using the codes given below। Again this type of question, retributive theory, sociological theory, theory of precedent, theory of property। अब पहले मुझे यहाँ से देखना होगा कि मुझे कौन सी चीज ज्यादा अच्छे समझ में आ रही है। अगर यहाँ से मुझे समझ नहीं आ रही तो मैं यहाँ जाऊंगी। लीगल राइट, सोर्स ऑफ लॉ, पनिशमेंट, ट्रस्कोपोन। तो अब मुझे यहाँ से लग रहा है कि यार मुझे इनके बारे में मैंने सुना हुआ है, ये कुछ सोशियोलॉजिकल वाली थ्योरी से रिलेटेड थे, है ना। चेक करते हैं, बी में 4 दो केसेस में है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमें कोई एक लेना है और फिर हम उसका चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब अलग अलग है बाकी। अब मुझे और किसके बारे में आता है, थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी थोड़ा मुझे लग रहा है कि मैं इसके बारे में बता सकती हूँ। तो अब मैं यहाँ देखूंगी लीगल राइट, सोर्स ऑफ लॉ, पनिशमेंट। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में पनिशमेंट का कोई सीन नहीं है, लॉ का सोर्स भी नहीं है थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, तो बचा क्या, मेरा लीगल राइट है ना। अब तो ये, तो अब डी का मैंने देखा, इट्स 1। ठीक है, तो बस यही करेक्ट आंसर हो गया ना। अब मैं क्यों ही ए और सी का देखूं, बाकी मैं कंफर्म करने के लिए देख सकती हूँ कि रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, अच्छा ए का थर्ड हो गया पनिशमेंट। हाँ, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी में पनिशमेंट का सीन होता है। सी का 2, थ्योरी ऑफ प्रेसिडेंट, सोर्स ऑफ लॉ। हाँ, प्रेसिडेंट को सोर्स ऑफ लॉ कहते हैं। तो बस द राइट आंसर इज बी।
ठीक है, नेक्स्ट, Immanuel Kant is the exponent of retributive theory, reformative theory, deterrent theory, or preventive theory. The right answer is retributive theory. इसको अच्छे से मार्क कर लीजिएगा, इनके एक्सपोनेंट्स पूछे जाते हैं, देखिए. Who used the word sociology for the very first time? Auguste Herbert और या फिर C या D? None of the above. The right answer is A. ये आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा. तो हमारे एक आते हैं मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन, एक हमारे हैं असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, एक हमारे हैं लैंडमार्क जजमेंट्स, एक हमारे जो हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था नेगेटिव क्वेश्चंस. बहुत नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हमें ध्यान देना होता है कि कहीं नॉट वगैरह मेंशन है या नहीं. तो पैटर्न को समझकर अच्छे से पेपर कीजिएगा. ओके, सो ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं. The United Nations cannot perform peacekeeping or peacemaking operations. ये तो कहीं ऑब्जेक्टिव का इन्होंने उल्टा ही तो नहीं बता दिया. चलिए रीजन देखते हैं. United Nations has no army, navy or air force of its own. अब हमें ये नहीं सोचना है कि यार वो परफॉर्म पीस, चलो अगर पीस कीपिंग करते हैं तो उनकी खुद की आर्मी नेवी होगी, नहीं उनकी खुद की आर्मी नेवी नहीं है. सो द राइट आंसर इज कि ए तो फॉल्स है. उनका काम ही है, उनका ऑब्जेक्टिव ही यही है कि पीस कीपिंग रखना नेशंस के बीच में. तो क्यों ही वरना यूनाइटेड नेशंस आता, एग्जिस्ट करता, और यूनाइटेड नेशंस की कोई आर्मी नेवी नहीं है. सो द ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. डी ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below. तो आई गेस आप लोगों का ये कट हो गया होगा. तो ये है 1, ऐसे ये है 2, ये 3, ये 4 और ये है ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4. ओके, सो मैच लिस्ट 1 2 विद 2. ये लिस्ट 1 है. ठीक है, अब इसमें भी मैं ये देखूंगी कि मुझे इनमें से कौन सा वाला अच्छे से आइडिया है. कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड, हाँ किसी ने तो बोला है ये, है ना. अब अगर मुझे याद ना हो तो कैसे होगा. अब देखिए, अब ये टाइप का जो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे इसमें आपको कोई ना कोई तो अच्छे से आना चाहिए, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे. उन केसेस में क्या था कि अगर हमें नहीं भी पता ना तो हम अपनी नॉलेज या फिर एसेंस से आइडिया लगा सकते थे कि राइट टू प्रॉपर्टी ऑब्वियसली इज अ लीगल राइट. ठीक है, प्रेसिडेंट यस इट्स अ सोर्स ऑफ लॉ. जरूरी नहीं है उसमें कि हमें पता हो कि किसने ये बात बोली थी, क्या था, कहाँ से आया कंसेप्ट, नहीं, पर हमें एसेंस पता है. पर ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको आना जरूरी है. इन्हीं क्वेश्चंस के कारण हमें अच्छे से और पढ़ना पड़ता है. ओके, सो इसमें राइट आंसर है वैसे ए, कि फर्स्ट का बी, दैट इज कस्टम बिगिंस वेयर यूसेज एंड्स. जेजी स्टार्क ने अपने इसमें कहा था. ठीक है, then is the Statute of International Court of Justice, Article 38, Para 1 is about. सेकेंड का सी. तो अब यहाँ पर आई गेस सो अगर हम ध्यान देते तो ये सब का बुक्स तो हमें जो भी इन्होंने मतलब है जिन्होंने बोला है शायद हमें याद ना आए. बट आर्टिकल 38 पैरा 1 तो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज की बात करता है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो यहाँ पर हमने देख लिया ट्रीटी एंड कस्टम एंड सोर्स ऑफ इंटरनेट. तो एक तो मुझे पता चल गया कि सेकंड का सी हो सकता है. अब मैंने यहाँ देखा तो वो तो लकीली एक ही में सी है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ए. ठीक है, नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 अगेन विथ लिस्ट 2. अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया आपके इंटरनेशनल लॉ में कि आपको यूएन चार्टर के आर्टिकल्स पता हो, और ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, समझ रहे हैं. इन्होंने भी इंपॉर्टेंट में से ही आपको क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं कि कोई भी आर्टिकल आपको दे दिया है. अब मुझे नहीं आता, अब मैं कैसे करूंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व. मैंने नहीं आर्टिकल्स ध्यान से दिए, बट आई विल यूज अ बिट ऑफ कॉमन सेंस. क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो यहाँ आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, अब मैंने इतने स्टैच्यूज, इतने अपना कॉन्स्टिट्यूशन, सब ऐसे लॉज पढ़ लिए कि मुझे आइडिया है कि स्टार्टिंग में जनरली क्या गिवन होता है. अगर जाए अपने डोमेस्टिक लॉ से तो
जनरली डेफिनेशन वगैरह दी होती हैं अगर कोई स्टैचू है अपना, ठीक है, सेक्शन 2 में। तो वैसे टाइप के थोड़ा देखते हैं आइडियोलॉजी यहाँ अप्लाई करके कि कुछ मदद मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू यूएन, लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ जनरल असेंबली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ऐसा लग रहा है जो पहले में डील किया जा सकता है, दैट इज प्रिंसिपल्स। किसी भी चार्टर में सबसे पहले उसके बारे में प्रिंसिपल्स में तो लिखा होगा ना यार। और मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हाँ यार ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव जैसा भी लग रहा है। तो इन दोनों में मैं थोड़ा सा हूँ कि हाँ ये दोनों का प्रोबेबिलिटी है कि ये सबसे पहले आए। पर अगर हम थोड़ा और देखें तो प्रिंसिपल से पहले ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्टिव है यूएन का, देखो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है, इसी को डिसरिगार्ड कर रहे थे पहले क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने वो फॉल्स किया था। तो मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, हाँ ठीक है, अब मैं अपना थोड़ा अंदाजा लगा के ट्रायल एंड एरर से करूंगी, यार ये ऑब्जेक्टिव लग रहा है तो ये आर्टिकल 1 में मोस्ट प्रोबेबली होगा। अगले में प्रिंसिपल्स आने चाहिए आर्टिकल 2 में, ठीक है। अब बचा आर्टिकल 12 एंड आर्टिकल 4, अब मुझे नहीं पता अगले में क्या होगा। अब एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स टू यूएन, लिमिट्स ऑन पावर्स ऑफ जनरल असेंबली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डिस्प्यूट। या मैंने ऑब्जेक्टिव बता दिया, प्रिंसिपल्स बता दिया, अब मुझे न्यू मेंबर्स के बारे में तो बताना पड़ेगा ना कि यूएन बना किससे है, यूएन में न्यू मेंबर्स ऐड कैसे होंगे। पावर्स वगैरह तो मैं बाद में आऊंगी, पहले तो आई टेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ इट नाउ। अगर मैं थोड़ा इस हिसाब से सोचूं, क्योंकि अगर मुझे कुछ नहीं आता है, अगर आपको आता है तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, आई एम टेलिंग कि अगर किसी तरीके से आप क्वेश्चन में फंस जाए, बट ऐसे क्वेश्चन आप लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, पर देखिएगा जरूर, क्यों इसमें प्रोबेबिलिटी है कि आप सही कर जाएं और आधे लोग छोड़ दें और आप कर जाए तरीके से, ठीक है। तो यार 4 एंड 12 तो एडमिशन मेरे हिसाब से पहले आना चाहिए, तो हाँ सी का 4, सी का मुझे 4 लग रहा है, ठीक है। अब लिमिट्स ऑन पावर्स का मुझे फिर 12 भी बचा है। अब मैं चेक करती हूँ, अब मैंने ए का 1 सोचा था, 1 का ए 2 में, ए और सी में, ठीक है। 2 का मैंने बी सोचा था, ठीक है, वो 2 में ए एंड सी में। अब थर्ड पे बात है, वही वाली बात पे, एडमिशन पे बात है, अब सी और डी दोनों ही आ रहा है यार। तो ठीक है, मैं अपने इंट्यूशन को मानती हूँ और मैं जाऊंगी सी के साथ, क्योंकि मुझे लगता है पहले एडमिशन होने चाहिए मेंबर्स के, फिर पावर्स के बारे में हम बात करेंगे कि दैट इज अ स्ट्रक्चर दैट अ लॉ शुड फॉलो, राइट। तो इसमें सही आंसर भी सी ही है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, आप देखिएगा एग्जाम में आपको क्या सुटेबल ज्यादा लगता है, बट दिस इज ऑल्सो अ वे विद विच यू कैन एक्चुअली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट, which of the following is not a condition for a marriage under section 5 of Hindu Marriage Act? सेक्शन 5 एचएमए पे मैंने बहुत क्वेश्चन देख लिए, वो पूछ रहे हैं आपसे बार बार, वो ये भी पूछेंगे कि इनमें से अगर कौन सी कंडीशन में वॉइड होगा, कौन सी कंडीशन में वॉइडेबल होगा, कौन सी कंडीशन में वैलिड है, क्या है, वो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। सो द कंडीशंस क्या क्या है, नीदर शुड हैव अ लिविंग स्पाउस, बायगमी लग रहा है थोड़ा बायगमी जैसा। If the bride is below 18, the consent of a guardian has been obtained. अच्छा मतलब 18 से नीचे है एज, तो गार्जियन की अगर कंसेंट मिल गई तो इट विल वर्क। देखते हैं, चलो ऐसा तो शायद नहीं है। ओके, दे आर नॉट विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्रीज, हाँ यार ये तो है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन, राइट। नीदर शुड बी सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, अच्छा ठीक है, ये भी था उस टाइम पे कि नहीं होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। तो डेफिनेटली यार बी होगा ना, नेगेटिव क्वेश्चन पूछा उन्होंने, इज नॉट अ कंडीशन। ब्राइड की एज बिलो 80 से गार्जियन की कंसेंट उससे कुछ होगा नहीं, जो इस पे एज मेंशन्ड है वो ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए जो उसकी स्टैट्यूटरी एज लिखी हुई है। और इस वाले में जो ये नया अभी आने वाला था या आया जैसे भी है, उसमें वो वाला आप जरूर करके जाइएगा जो एज इंक्रीज करने की बात की है, उसका जो नाम है उस एक्ट का, या फिर एक्ट भी अमेंडमेंट का जो भी नाम है वो आप अच्छे से देखिएगा, एंड आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, X invites his friend Y on dinner but later on declined to arrange it on specified day। हाँ ये बुरा तो बहुत लगेगा ना, ऐसे कि बुलाया एंड देन मना कर दिया, बट क्या लॉ की नजर में इज इट अ काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखते हैं, एक्स इज लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो मेरी मन की बात बोल रहा है, एक्स है लाइबल।
मुझे डिनर पे बुलाया एंड देन यू आर डिक्लाइनिंग मी. X is liable if Y goes to the house of X and returns without dinner. Oh. X is liable for breach of contract if Y gets dinner in hotel. X is not liable for breach of contract. तो अगर हम देखें तो हमें पता है देयर आर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. ये था डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ कोई भी मैं लीगल कंसिक्वेंसेस लीगल इंटेंशन नहीं थी मेरी. सो दैट्स व्हाई एक्स इज नॉट लाइबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके. सो स्टूडेंट्स यही थे आज हमारे यूजीसी नेट लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. हम और लेकर आएंगे बट आपको मैं स्टार्टिंग से बोलती आ रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चंस की तैयारी नहीं कराती हूँ क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस आएंगे. मेरा एम होता है कि आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन समझाना, आपको ये समझाना कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है और कैसे आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन को मोल्ड इसलिए किया जाता है कि हम गलती करें. ठीक है स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम है, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए एंड यस हम सब मिलकर कॉन्कर करेंगे इस एग्जाम्स को. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स.